मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बानसूर पीजी कॉलेज बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमए स्नातकोत्तर हिंदी। हम यहाँ प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी गद्य नाटक निबंध एवं आलोचना के पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे। नाटक आलोचनात्मक निबंध प्रथम प्रश्न पत्र में दिए गए हैं। इनमें जो नाटक हैं 4, अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। जो दूसरा नाटक है यहाँ पर चंद्रगुप्त व जयशंकर प्रसाद जी का है। यहाँ जो आपके पाठ्यक्रम में तीसरा नाटक दिया गया है कबीरा खड़ा बाजार में, इसके लेखक भीष्म साहनी हैं। और चौथा नाटक आधे अधूरे मोहन राकेश जी हैं। ये आपके यहाँ 4 नाटक दिए गए हैं और 4 ही आपके पाठ्यक्रम में आलोचनात्मक निबंध दिए गए हैं। इन चारों निबंधों में से पहला निबंध है काव्य में लोकमंगल की साधना अवस्था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरा आलोचनात्मक निबंध है यहाँ पर साहित्य का मरम, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तीसरा है प्रसाद और निराला, आचार्य नंदलारे वाजपेयी। और अंतिम चौथा है आलोचनात्मक निबंध में रस सिद्धांत के विरुद्ध आक्षेप और उसका समाधान, डॉक्टर नगेंद्र। ये 4 नाटक और 4 निबंध दिए गए हैं यहाँ। इन्हीं 4 नाटकों और 4 निबंधों में इनके अंकों का विभाजन भी किया गया है। कुल 4 व्याख्याएं हैं। इकाई 1 एवं 2 से 2-2 व्याख्याएं आएंगी आपके। जो आंतरिक विकल्प हैं या जो अथवा की जो व्याख्याएं आती हैं वे भी आपके यहाँ पर दी जाती हैं। जो एक व्याख्या है 10 अंक की आती है, तो आपकी 4 व्याख्याएं यहाँ पर दी जाएंगी आपके पाठ्यक्रम में या आपके प्रश्न पत्र में आती हैं। 10 अंक और 4 व्याख्याएं अर्थात जो 40 अंक हैं वे आपकी व्याख्या के हैं। और कुल 4 आलोचनात्मक प्रश्न आते हैं। 2 प्रश्न नाटकों में से आते हैं और 2 ही प्रश्न निबंधों पर आधारित होते हैं। इनके भी जो आंतरिक विकल्प होते हैं या जो अथवा होते हैं वे आपके आते हैं। ये जो 4 प्रश्न हैं आलोचनात्मक नाटकों और निबंधों के ऊपर आधारित, ये भी 10 अंक के होते हैं। अर्थात 40 अंक के आपके आलोचनात्मक प्रश्न आते हैं, 40 अंक की व्याख्या और 40 अंक के आपके आलोचनात्मक प्रश्न। इस प्रकार आपके 80 अंक होते हैं। आगे कुल 2 लघुत्तरात्मक प्रश्न आते हैं। उनकी उत्तर सीमा 50 शब्द होती है। 5 अंक का एक लघुत्तरात्मक प्रश्न होता है। ये आपके पाठ्यक्रम में 2 प्रश्न आते हैं प्रश्न पत्र में, जो कि 10 अंक के होते हैं। और इसी में 10 अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न आते हैं जो 1-1 अंक के होते हैं। इस प्रकार ये भी 10 अंक के होते हैं। जो आपका प्रश्न पत्र है वह 100 अंक का पूरा हो जाता है। अर्थात 40 अंक की व्याख्याएं, 2 व्याख्या निबंधों में से, 2 व्याख्याएं नाटकों में से। उसी प्रकार 4 आलोचनात्मक प्रश्न हैं, 2 नाटक के
और 2 निबंधों पर आधारित होते हैं, ये भी 40 अंक के हैं। 2 लघुत्रात्मक प्रश्न होते हैं, ये 10 अंक के होते हैं, और 10 ही अति लघुत्रात्मक प्रश्न होते हैं, ये भी 10 अंक के ही होते हैं। इस प्रकार आपके प्रश्न पत्र को बांटा गया है। इनका विवरण किया गया है यहाँ पर। तो सबसे पहले प्रथम प्रश्न पत्र में जो नाटक है अंधेर नगरी, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है, प्रसिद्ध नाटक है, तो हम इसकी भी यहाँ पर चर्चा करते हैं कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, उनका जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी में हुआ और इनका देहांत 6 जनवरी 1883 ईस्वी को हुआ। अर्थात ये अल्प आयु में ही स्वर्गवासी हो जाते हैं, या 35 वर्ष की अल्पावस्था में ही इनका देहांत हो जाता है। भारतेंदु जी की जो यहाँ पर महत्वपूर्ण रचनाएं दी गई हैं, भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, भक्तमाल, प्रेम सरोवर, मधुमुकुल, राग संग्रह, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, बादशाह दर्पण, हमीर हट, गंगा छवि वर्णन, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, प्रबोधिनी, प्रेमाश्रु वर्षण, दान लीला, विनय पताका, पूर्ण प्रकाश, चंद्र प्रभा, लखनऊ की यात्रा, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं भारतेंदु जी की। लेकिन हम इनका जो प्रसिद्ध नाटक है अंधेर नगरी चौपट राजा, उसके बारे में भी यहाँ चर्चा करेंगे। अच्छा नाटक है कि किस प्रकार अंधेर नगरी है और वहाँ का राजा चौपट है। जो अंधेर नगरी नाटक है 1881 ईस्वी में रचित अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का सबसे लोकप्रिय तथा प्रसिद्ध नाटक है। इसको 6 अंकों में विभाजित कर इस नाटक की कथा का आधार एक लोक प्रचलित कहानी के ऊपर आधारित होता है। भारतेंदु जी ने इस अंधेर नगरी नाटक में क्या कहानी, क्या कथा बताई है। जो सबसे पहले इस नाटक का पहला अंक है, उसमें एक महंत अपने 2 शिष्यों को, एक शिष्य है नारायण दास और दूसरा शिष्य है गोवर्धन दास, को उपदेश देता है कि वे भिक्षा मांगने में अधिक लोभ को स्थान न दें। वे तीनों नए नगर में पहुंचते हैं। यानी एक महंत ने अपने 2 शिष्यों को उपदेश दिया है। 2 शिष्य कौन कौन से हैं? नारायण दास और गोवर्धन दास। उपदेश क्या देते हैं कि आप भिक्षा मांगने जाएं राज्य में तो लोभ लालच को स्थान नहीं दे, लोभ नहीं करें। जो जैसा देता है उसको आप ग्रहण कर लें, स्वीकार कर लें। महंत और दोनों शिष्य वे तीनों एक नए नगर में पहुंचते हैं। प्रश्न के दूसरे अंक में बाजार का रोचक दृश्य है। ये तो पहले अंक की कथा है। दूसरे अंक में क्या बताया गया है कि जिसमें विभिन्न व्यापारी अपना अपना माल बेचने के लिए नई नई बोलियां लगा रहे हैं। जो व्यापारी हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, अपने अपने माल को बेचने में नई नई बोलियां लगा रहे हैं। इन बोलियों में जहाँ व्यापार कुशलता के संकेत हैं, वहीं व्यंग की तीव्रता भी है। नारायण दास तथा गोवर्धन दास भिक्षा मांगने के बाद बाजार में आ जाते हैं तो पाते हैं कि बाजार में हर वस्तु का भाव टका शेर है, कुछ भी नहीं है।
गोवर्धन दास भिक्षा में मिले पैसों की काफ़ी सारी मिठाई लेकर गुरु के पास पहुंचता है और मिठाई दिखाता है। जो उनका गुरु होता है वह पूछता है कि कौन सी नगरी है और यहाँ का राजा कौन है। शिष्य बताता है कि यह अंधेर नगरी है और इसका राजा चौपट है। यह हर चीज़ का भाव टका शेर है। यह सुनकर महंत अधिक कहता है कि अंधेर नगरी में रहना ठीक नहीं है। और तीसरे अंक में महंत शिष्यों से यह नगरी छोड़ने की बात कहता है कि जहाँ की नगरी अंधेरी हो, राजा चौपट हो, वहाँ रहना ठीक नहीं है, वरना हमें भी अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा कि अब यहाँ से चलने में जाने में फ़ायदा है। लेकिन जो उसका शिष्य होता है गोवर्धन दास, बड़ा लोभी और लालची प्रवृत्ति का होता है। वह अपने गुरु के साथ, अपने साथी के साथ जाना नहीं चाहता है और लालच में उसी नगर में फंसकर वहीं रहने लग जाता है। जबकि जो महंत और नारायण दास जी होते हैं वे नगर को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। ये तो क्या तीसरे अंक की बातें हैं। अब यहाँ पर चौथा अंक है कि नाटक का कथानक दूसरी ओर मुड़ता है। राजा पीनक गद्दी पर बैठता है। एक फरियादी फरियाद लेकर के आता है जो राजा से न्याय की गुहार लगाता है। कल्लू बनिया की दीवार गिरने से उसकी बकरी मर गई। राजा कल्लू बनिया को बुलाता है तो कल्लू बनिया कहता है कि दोष उस कारीगर का है जिसने कमज़ोर दीवार बनाई है, मेरा दोष नहीं है, इसमें कारीगर का दोष है। राजा कारीगर को बुलाता है। कारीगर चूने वाले का दोष बताता है कि चूना अच्छा नहीं था, उसकी पकड़ अच्छी नहीं थी, कि चूने वाले का दोष है, मैंने तो अच्छी दीवार बनाई थी। राजा चूने वाले को और इसी क्रम में भिश्ती है, कसाई है, गडरिया है, सभी को बारी बारी से बुला लेता है और अंत में अपने कोतवाल को ही फांसी का दंड दे देता है। इसका कारण यह है कि कोतवाल की सवारी निकल रही थी, तभी दीवार गिरी, इसलिए वह बकरी मर गई। इसलिए इसमें दोष भी कोतवाल का ही है, न तो कारीगर का है, न दीवार के मालिक का है कल्लू बनिया का, और न ही कसाई भिश्ती और गडरिए का है। अंत में राजा भी मूर्ख होता है। कोतवाल की सवारी निकल रही है तो कोतवाल का ही दोष है इसमें कि उसकी सवारी निकली तब दीवार गिरी है, तब उसकी बकरी मर गई। अब यहाँ पर जो पांचवा अंक है उसमें एक नया संकट ही सामने आता है। फांसी का फंदा बड़ा है, कोतवाल की जो गर्दन है वह पतली है। इस चक्कर में गोवर्धन दास को पकड़ लिया जाता है क्योंकि उसकी गर्दन फांसी के फंदे के अनुरूप है कि फांसी अच्छी आ जाएगी, तुरंत ही मर जाएगा ये। उसे फांसी देने का आदेश राजा दे देता है। तो उसे अपने गुरु की बात याद आती है कि गुरु ने अंधेर नगरी में रहने के लिए नहीं कहा था, अपने साथ चलने के लिए कहा था, लेकिन मैं उसकी बात को नहीं माना। प्रायश्चित करता है, पछतावा करता है, दुखी हो जाता है कि जिसने कहा था कि इस नगरी में रहना ठीक नहीं है, अब क्या किया जाए। अपने गुरु को याद कर रहा है। छठे अंक में गोवर्धन दास को फांसी लगाने की तैयारी चल रही है। उसके गुरु महंत और नारायण दास आ जाते हैं। उनकी समझ में सारा मामला आ जाता है कि गुरु गोवर्धन दास के पास जाकर उसके कान में कुछ कहते हैं। उसके पश्चात महंत और गोवर्धन दास में फांसी पर चढ़ने की होड़ लग जाती है। गुरु कहता है कि मैं फांसी पर चढ़ूंगा, जबकि शिष्य गोवर्धन दास की जिद है कि वह वहीं चढ़ेगा। इसी समय राजा, मंत्री और कोतवाल भी वहां पहुंच जाते हैं। गुरु शिष्य में लगी होड़ का कारण जानने की कोशिश होती है तो गुरु कहते हैं कि इस समय ऐसी शुभ घड़ी है, इस समय इस साहित्य में जो मरेगा वह स्वर्ग को प्राप्त करेगा। यह सुनकर मंत्री फिर कोतवाल फांसी पर चढ़ने की जिद करते हैं कि हमें फांसी दे दी जाए। जब दोनों में इस प्रश्न पर बहस चल रही थी तो राजा कहता है कि राजा के होते हुए दूसरा कोई बैकुंठ कैसे जा सकता है, और राजा फांसी की तरफ बढ़ जाता है।
इस तरह यह प्रश्न संदेश देता है कि जिस राज्य में विवेक अविवेक के बीच कोई भेद नहीं होता, वहाँ पर जनता कभी सुखी नहीं रह सकती। ऊपर से देखने में इस नाटक की कथा बहुत ही सरल और रोचक लगती है, किंतु इस प्रश्न की निहितार्थ बहुत व्यापक है तथा शिल्प की दृष्टि से भी इस नाटक का विशेष महत्व है। भारतेंदु की नाट्य कला इस नाटक में पूरी तरह मुखरित हुई है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन क्लास में जो अंधेर नगरी चौपट राजा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है, उससे जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगली ऑनलाइन क्लास में हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे।